नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास के साथ। दोस्तों, आज हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम आज एक ही क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को आपके सामने समक्ष करके खत्म कर देंगे। आपके सामने रखेंगे और उसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, यानी कि इसके बाद आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम सिलेबस के ऊपर डिसाइड करेंगे कि क्या हम सही दिशा में पहले सिलेबस देखेंगे क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने इससे पहले जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसके हमने सारे चैप्टर्स खत्म कर लिए हैं। अब हम एंशिएंट पे आ चुके हैं। तो देखिए, हमारे पास जो एंशिएंट है, जैसे टीएमए का हिस्सा है 1, 2 और 5, 8, और बाकी जो है वो हमारे पास जो मेन एग्जाम है, हमारा रिटर्न एग्जाम है जिसके लिए हमें पढ़ने की तैयारी हुई है, वो हम करेंगे। तो हमारे पास जो चैप्टर है वो 3, 4 और 6, 7 है। तो आज हम तीसरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीजें सीखेंगे। हम सबसे पहले सीखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के उद्गव का और उसके विकास के बारे में, यानी कि वो कब बना था और उसके विकास की जर्नी कैसे बनी, मतलब किस तरीके से वो कितने चरणों में बना, क्या क्या उसके बारे में हुआ। इन सभी चीजों को हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे जो हड़प्पा सभ्यता है उसके नगर योजना के बारे में, ठीक है, उसकी सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में, ठीक है, उसके धार्मिक विश्वास के बारे में, और ये सभ्यता खत्म क्यों हो गई। अगर ये इतना ही विकसित थी, इतनी विस्तृत सभ्यता थी, तो आखिर ये खत्म क्यों हुई। ठीक है, हमें क्या जानना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये बना कैसे, ठीक है। उसके बाद इसकी योजनाएं क्या क्या थी, नगर योजना कैसे थी, सामाजिक और उसके आर्थिक जीवन किस तरीके से, धार्मिक जीवन किस तरीके से थे, और वो समस्या खत्म कैसे हो गई, इतनी विकसित सभ्यता अचानक से नक्शे से गायब कैसे हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएं तो ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता है। ठीक है, भारत की क्या है, पहली नगरीय सभ्यता है, जो उस समय का जो बाकी जो विश्व की सभ्यताएं चल रही थी ना, जैसे कि मेसोपोटामिया और मिस्र, उसी के समकक्ष थी, यानी कि उसी के समय के काल की थी। जैसे इसका प्रमाण हमें क्या कहाँ कैसे मिलता है, तो जो ये हड़प्पा जो ये मेसोपोटामिया की सभ्यताएं होती है, इसमें हमें हड़प्पा काल के सिक्के मिले हैं, जिससे कि इसका प्रमाण साबित होता है कि हड़प्पा काल के लोग मेसोपोटामिया काल के लोग से संबंध रखते थे। ठीक है, दोनों जगहों पे दोनों के सिक्के मिले हैं, यानी कि दोनों आपस में व्यापार किया करते थे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी खोज कैसे हुई। तो सबसे पहले जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई वो हुई थी 1920 और 22 के समय के आसपास। ठीक है, 1920 और 22 के काल में इसकी हमें खोज देखने को मिलती है। ठीक है, इसकी खोज के पीछे का जो श्रेय है, एक सेकंड रुकिएगा बताते हैं जी। तो इसकी जो खोज हुई वो हमें हुई 20 और 22 के काल में, और इसकी खोज का श्रेय जाता है दो व्यक्तियों को। एक तो थे दयाराम साहनी जी और एक थे रखालदास बैनर्जी जी। ठीक है, दयाराम साहनी और रखालदास बैनर्जी, ये दोनों कौन थे, ये दोनों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के व्यक्ति थे। ठीक है, इनके द्वारा किया गया, और जो इनके हेड थे उनका नाम था सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल। ठीक है, इन दोनों के इनके नेतृत्व में, यानी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन्होंने ये नेक काम किया है, और जो भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता है, इसके समक्ष, दुनिया के समक्ष इनकी चीजों को अपने सामने रखा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो खोज हुई थी वो हुई थी दयाराम साहनी जी के द्वारा 1920 में। तो उन्होंने खोज की थी दयाराम साहनी ने हड़प्पा की, इसलिए उस पूरी सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ठीक है, बाद में रखालदास बैनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, जिसको मोहनजोदारो भी कहते हैं। आपने ऋतिक रोशन की फिल्म देखी होगी मोहनजोदारो, बिल्कुल यहीं से वो नाम उठाया गया है। ठीक है, तो ये सभ्यता किससे थी, मोहनजोदारो की खोज किसने की थी, रखालदास बैनर्जी ने, इनको आर के बैनर्जी भी कहते हैं, और दयाराम साहनी जी ने, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अच्छा, इन दोनों सभ्यता को मिलाकर के जो बना वो बता सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास के जो सब लोग थे, आसपास के नगरें थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। लेकिन बाद में हमें कई सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि ये सिंधु नदी से भी इनका प्रमाण बहुत दूर दूर तक था, जैसे कि गंगा नदी के तट तक भी आ गए थे। ठीक है, इसीलिए हमने इसको सिंधु घाटी सभ्यता के बजाय हड़प्पा सभ्यता कहना ज्यादा प्रमुखता दी, क्योंकि हड़प्पा की खोज भी पहले हुई थी और मात्र सिंधु नदी तक ही इनका संबंध ना हो, इसलिए हमने इसे सिंधु घाटी सभ्यता के बजाय हड़प्पा सभ्यता कहना ज्यादा उचित समझा। ठीक है, आइए इसके बारे में हमें और भी जानकारी मिलते हैं। मतलब देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हमें यहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, हमें कुछ भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला। हमें जो है सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्तर के जो लोग थे, मतलब पुरातात्विक जो खोजें थी, जैसे कि हमें मिली मिट्टी के बर्तन, वहां पे सिक्के, ठीक है, लोग जो इस तरह के आभूषण पहनते थे, वो जिस तरह के वो घरों में रहते थे, वो उनकी कब्रें, इस तरह के माध्यम से हमें सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत मिला है। हमें इनके द्वारा जो लिखी गई चीजें थी
उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, इनकी लिपियों को कभी पढ़ा नहीं गया। इसीलिए क्या हुआ कि जितने सिर्फ और सिर्फ हमें पुरातात्विक हमने खोदा और हमें जो चीजें मिली, हमने अपने दिमाग से सोचा कि पर्सनली ये चीजें इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता होगा। ठीक है, हमने सिर्फ सोचा, हमने सिर्फ उम्मीद लगाई है कि ये चीजें होंगी, तो इसका उपयोग वो इस तरीके से करते होंगे। ठीक है, तो हमने सिर्फ, क्योंकि हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, इसलिए हमें इस चीज को हमने स्वीकारता दी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक को। तो हमें पता चल गया इसकी खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी और रखालदास बैनर्जी दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के इसकी खोज की थी। देखिए इसका जो ओरिजिन है, यानी कि इसका जो उद्गम है वो 3 चरणों में होता है। पहला होता है प्रारंभिक स्तर, दूसरा है परिपक्व और तीसरा है उत्तर। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के शुरू होते समय कौन सा था, होता इनिशियली, मतलब हड़प्पा सभ्यता भी शुरू नहीं हुई है। ठीक है, जब हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से विकसित हो जाती है उसे कहते हैं परिपक्व, और जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हो जाती है उसे कहते हैं पोस्ट। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं प्रारंभिक अवस्था को। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रारंभिक स्तर था, आप ऐसे समझिए, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में मैंने आपको एक समय पढ़ाया था पाषाण युग के बारे में। ठीक है, पाषाण युग के बारे में सबसे जो नवीनतम होता है वो होता है नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल में क्या हुआ कि लोगों ने कृषि का विस्तार किया, यानी कि अब लोग कृषि करेंगे। ठीक है, पाषाण काल में लोग कृषि नहीं करते थे, नवपाषाण काल में लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया। तो जो कृषि कार्य किया जाता था उसमें कुछ लोग थे जो कृषि कार्य नहीं कर पाते थे, क्योंकि साल भर का काम नहीं था। कुछ कृषि तो था एक समय होती थी और उसके बाद हम पूरे साल काम नहीं करते थे। तो जो समय जो बच जाता था उसमें लोगों ने क्या किया, गैर कृषि कार्य करना शुरू कर दिया। जैसे कि लोग क्या करेंगे गैर कृषि काल में, मटके बनाएंगे। ठीक है, उसके अलावा वो कई तरह के आभूषण बनाएंगे। ठीक है, और भी जो कृषि का अतिरिक्त जो कार्य होता है जिसमें लोगों की दिनचर्या, दिन आवश्यकताएं जो चीजें होंगी, जैसे कुछ लोग नाई बनेगा, कुछ लोग मछुआरा बनेगा, तो इस तरह के जो काम होंगे वो भी कुछ लोग करेंगे। तो इस कार्य को क्या करेंगे हम, गैर कृषि कार्य। तो जो गैर कृषि कार्य करने वाले लोग थे वही क्या करने लग गए, बाद में व्यापार करने लग गए। ठीक है, इन्होंने फिर क्या किया, व्यापार किया। व्यापार से क्या हुआ, धन के इकट्ठा हुआ, और यही धन जो हुआ बाद में नगरीकरण का कारण बना। तो आपको पता चल गया कि कैसे ये हड़प्पा सभ्यता विकसित हुआ। कैसे, पाषाण काल में लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया। कृषि के बाद कुछ लोग अतिरिक्त कार्य करते थे, और वही जो अतिरिक्त कार्य करते थे उन्होंने फिर व्यापार करना शुरू कर दिया। व्यापार के कारण राज्य में धन की भरमार हुई, और यही धन जो था बाद में नगरीकरण का कारण बन गया। तो समझ गए इनिशियली फेज में और परिपक्व फेज में कैसे हम गुजरे। तो इनिशियली फेज से और परिपक्व फेज में हम इस तरीके से गुजर गए। अच्छा, परिपक्व फेज से हम उत्तर की तरफ कैसे बढ़ेंगे, इसके बारे में हम आगे चैप्टर में आएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपको पता चल गया 3 चरणों के बारे में। एक बार मैं आपको इसके ना नक्शे दिखा दूं कि हड़प्पा सभ्यता कैसे देखी। ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, इसका खोल कीजिएगा, ये हमारा प्यारा भारत, और इसी प्यारे भारत में दोस्तों अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो देखिए, गुजरात, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, ये देखिए गुजरात से लेकर के कश्मीर तक, और नीचे देखिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर के यहाँ पे उत्तर प्रदेश तक का ये एक पूरा विस्तार हमारे सामने रखा गया है। ठीक है, तो ये इतना सब हमारे पास ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना विस्तृत है। ये केवल सिंधु नदी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सिंधु नदी के आगे गंगा नदी तक चला जाता है, और नीचे गुजरात के महाराष्ट्र तक निकल जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये प्यारा लोथल, लोथल जो है ये पोत है, यानी कि बंदरगाह है। ठीक है, उसके बाद आप सूतकोटदा देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे यूपी में देख सकते हैं आप। तो अलग अलग जगहों पे इसके अलग अलग तरीके विस्तृत हैं। ये देखिए, ये रहा हमारे पास, ये देखिए ये रहा हमारे पास मोहनजोदारो। ठीक है, यहीं पे मोहनजोदारो ये सबसे बड़ा शहर था। ठीक है, इसके बाद हड़प्पा भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहीं पे रावी नदी के किनारे। ये देखिए हड़प्पा ये रहा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें, हड़प्पा भी है, मोहनजोदड़ो भी है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको देना चाहूंगा। आप इसको वीडियो को पॉज करें और इन क्वेश्चन को पढ़ें, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो भी आपको आंसर समझ में आए वो सीधा कमेंट सेक्शन में करें, और जिसका आपको आंसर ना आए वो भी आप कमेंट सेक्शन में करें कि सर ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं आपको वो भी समझा दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखें। ठीक है, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी तैयारी भी सही चल रही है, और आपको भी पता चले कि आपको सब कुछ समझ में भी आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन ना समझ में आए वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए नगर योजना के बारे में पढ़ें तो देखिए 2 प्रकार की मतलब ये जो नगर योजनाएं थी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी, तो नगर योजना होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए नगर योजना जो थी, सबसे पहले जो शहर था, शहर 2 भागों में बटा हुआ था। एक था पूर्वी हिस्सा और एक था पश्चिमी हिस्सा। ये जो हमारे पास आप फोटो देख रहे हैं ये मोहनजोदारो की फोटो है। ठीक है, मोहनजोदारो का यहाँ पे पिक्चर है। ठीक है, आप देखिए इसका क्या था कि जो पश्चिमी हिस्सा था वो ऊंचाई पे था, और जो पूर्वी हिस्सा था वो नीचे था। जो पश्चिमी हिस्सा था उसी के ऊपर आपको धार्मिक कार्य करने के लिए विशाल अन्नागार मिल जाएगा, विशाल आपको स्नानागार मिल जाएगा। स्नानागार मतलब जैसे कि आपको एक, आप समझ सकते हैं कि एक
मतलब एक प्रकार का पोखर टाइप में, ठीक है, एक तालाब था, तालाब के ऊपर मतलब ये तालाब था स्नानागार टाइप में, जहाँ पर धार्मिक कार्य किए जाते थे। अन्नागार में क्या होता था, जो साल भर का अनाज होता था वो उसमें रखा जाता था, ठीक है। तो विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार आपको मिल जाएगा पश्चिमी वाले हिस्से में, मतलब सबसे ऊंचे वाले हिस्से पे, ठीक है। जो पूर्वी वाली हिस्सा था, निचला हिस्सा था, वो था रिहायशी इलाका, जहाँ पे आम जनताएं रहा करती थी, ठीक है। यहाँ पे जो सड़कें थी वो किस तरीके से थी, यहाँ के सड़कों जो थी एक दूसरे के ऊपर समकोण पे काटती थी, यानी कि कुछ इस तरीके से सड़कें थी, मतलब जैसे आज के सड़कें होती है ना, ऐसे ऐसे सड़कें एक दूसरे से जुड़ी रहती थी, ठीक है। सड़कें एक दूसरे से जुड़ी रहती थी, एक दूसरे को काटती रहती थी, ठीक है। आगे चलते हैं, मकान के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। मकान किस प्रकार के थे, देखिए यहाँ के जो मकान थे वो पक्की ईंट के बने होते थे, और पक्की ईंटें बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्की ईंटें मतलब समझ लो कि इतना इंपॉर्टेंट है कि जब भारत में जब रेलवे का निर्माण किया जा रहा था, तो यहीं से कई बड़े बड़े पत्थरों को मतलब ईंटों को निकाल निकाल के रेलवे के कार्यों में उपयोग किया गया था। किनके द्वारा, कनिंघम के द्वारा। कनिंघम उस टाइम पे जो रेलवे के विभाग में बहुत बड़े अधिकारी हुआ करते थे, उनके द्वारा यहाँ को जो कई सारी ईंटें थी उसको उपयोग यहाँ पे रेलवे के कार्यों में किया गया था, ठीक है। तो मतलब आप समझ सकते हैं पक्की ईंटें उस टाइम पे कितनी महत्वपूर्ण और कितने समय बाद भी उसका उपयोग किया जाने लग गया था, ठीक है। तो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। आकार जो था आंगने का वो चौड़ा चौकोराकार का था, आंगन था, मतलब आंगन का आंगन खुला हुआ था। निजी कुएं हुआ करते थे हर आंगन के अंदर, रसोई घर था, और हर आंगन में एक स्नानागार हुआ करता था, यानी कि बाथ हुआ करता था जहां लोग स्नान वगैरह किया करते थे। समाज किस तरीके से था, देखिए समाज हमेशा की तरह निर्धन और अमीर दोनों प्रकार के लोग यहाँ रहा करते थे, ठीक है। आगे चलते थे, जो जल निकासी की प्रणाली थी वो किस तरीके से थी, देखिए हर घर में किस तरीके से नालियां जो थी वो ढकी हुई थी, मतलब हर घर के जो कोना था वहां पे नालियां हुआ करती थी, हर घर के किनारे पे नालियां हुआ करती थी, और इसी नालियों का उपयोग वहां पे किया जाता था, और जो नालियां होती थी वो ढकी हुई रहा करती थी, ठीक है। आगे शुरू करते हैं, आइए देखिए। जो ये नगर योजना थी, नगर में कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे जो कि प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, मतलब प्रमुख ढांचा होगा। तो प्रमुख ढांचा क्या था, देखिए विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार और बंदरगाह, ठीक है। तो जो विशाल अन्नागार था ये कहाँ था, पश्चिमी इलाके में। विशाल स्नानागार था वो भी पश्चिमी इलाकों में था, मतलब जो शहरी इलाके थे, शहर में जो पश्चिमी हिस्सा था वो ऊंचाई पे बना हुआ था, और जो ऊंचाई वाला हिस्सा था वहीं पे हमें विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद हमें जो बंदरगाह है वो हमें देखने को मिलता है लोथल में, ठीक है। लोथल में विशाल बंदरगाह मिलता है, जहां से हमें पता चलता है कि जो नगरी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो व्यापारिक कार्य भी किया करते थे, और किनके किनके साथ, मेसोपोटामिया के साथ, मिस्र के साथ, उस समय की सबसे बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी, यही दोनों प्रमुख थी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये था आर्थिक क्रियाकलाप। तो अब इनका आर्थिक क्रियाकलाप क्या था, देखिए कृषि भी क्या करते थे, ये उद्योगपति भी थे और ये व्यापार भी करते थे, ठीक है। कृषि का माध्यम क्या था, कृषि में इनका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था कि ये कृषि कार्यों में ना कृषि कार्य और पशुपालन दोनों को एक ही माना था। तो हमें जो कालीबंगन था, कालीबंगन एक जगह है, वहां पे हमें मिला है जुते हुए खेत मिले हैं, खेत कहाँ पे, कालीबंगन। कालीबंगन एक जगह है, हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल है जहां पे हमें मिले हैं जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। इसके साथ साथ हमें बनवाली में, ठीक है, बनवाली हरियाणा में है, यहाँ पे हमें मिट्टी के हल मिले हैं, मतलब मिट्टी का जो मतलब मूर्ति था उस तरीके मिट्टी के बने हुए मूर्ति के हल मिले हैं, जिससे हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो खेती गृहस्थी से काफी अच्छे वाकिफ थे, उन्हें हल के बारे में जानकारी थी और वो खेती भी किया करते थे, ठीक है। तो हमें पता चलता है इनके बारे में कि कृषि कार्य किस तरीके से हुआ करता था, ठीक है। आगे चलते हैं, हमें पता करते हैं उद्योग के बारे में। देखिए उद्योग और शिल्प के बारे में अगर हम बात करें, ये देखिए ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये हड़प्पा सभ्यता से ही हमें मिला है। तो हमें पता चलता है कि किस उन्नति में ये लोग आभूषणों को तैयार करते थे, और आभूषण को तैयार करने का काम किसका है, शिल्पकारों का, ठीक है। शिल्पकार क्या करते हैं, आभूषण तैयार करते हैं। तो आभूषण तैयार करने के लिए और करते थे। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ना लोहे की जानकारी नहीं थी, इसलिए क्योंकि हमें कहीं पे भी लोहे के प्रमाण मिले ही नहीं है, क्योंकि लोहे के प्रमाण नहीं मिले मतलब इनको इसकी जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी होती तो हमें लोहे के आभूषण या फिर लोहे का कुछ ना कुछ तो प्रमाण मिलता ही, तो हमें लोहे का प्रमाण पूरे हड़प्पा सभ्यता में कहीं नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। व्यापार की बात करें तो इनके तरफ दो तरह के व्यापार होते थे, एक था आंतरिक व्यापार और एक था बाहरी व्यापार। आंतरिक व्यापार जो राज्य जो हड़प्पा के लोग आपस में करते थे, ग्रामीण इलाकों से व्यापार करते थे, ग्रामीण से नगरीय की तरफ और नगर से ग्रामीण की तरफ आपस में इनका व्यापार होता था, ये था आंतरिक व्यापार। और जो बाहरी व्यापार था वो था मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ हमारा बाहरी व्यापार होता था। खास करके मैं आपको बता दूं कि व्यापारी में इनका जो मेन व्यापार था वो था अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान पे ये क्या करते थे, अफगानिस्तान से लेते थे चांदी, राजस्थान से लेते थे तांबा, ठीक है, और लोहे जो सोने का उपयोग था ये दक्षिण भारत से पूरा क्या कर लेते थे। तो आपको पता चल गया कि ये सोना चांदी और हीरो का भी मतलब सोना चांदी और
तांबे का भी व्यापार करते थे। तांबा लेते थे राजस्थान से, चांदी लेते थे अफगानिस्तान से, और लोहा लेते थे, सॉरी जो और सोना जो लेते थे वो लेते थे दक्षिण भारत से। ठीक है, खास करके जो हम KGF मूवी देख सकते हैं उसके साथ माध्यम से हम समझते हैं कि कहां पर ये हो सकता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन को आपको करना है और करके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देखना है। ठीक है, जवाब आप जरूर देखिए, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। सामाजिक गतिविधियों के बारे में हम वर्णन करते हैं कि समाज किस तरीके से था। सबसे पहले तो यहाँ पे महिला प्रधानता थी। कहाँ पे? जो हड़प्पा सभ्यता थी वहां पे महिला प्रधान समाज था। ये पहला भारत का समाज है जो महिला प्रधान है। अभी तक हमें भारत के और भी जितने भी सभ्यताएं मिली है उसमें पुरुष प्रधान हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये जो समाज है यहाँ पे महिला प्रधान है। यानी कि महिला घरेलू कार्य नहीं करती, महिला बाहर जाती है और बाहर के कार्य करती है। ठीक है, और घर में पुरुष रहते हैं और घर के काम सारे पुरुष करते हैं। इसका प्रमाण हमें मिलता है वहां पर मिलने वाली मूर्तियों के माध्यम से। इस तरह की एक मूर्तियां हमें कई जगहों पे मिलती है, जिससे पहला पता चलता है कि महिलाओं की जो प्राथमिकता है वो समाज में काफी बेहतर तरीके से है। ठीक है, कई तरह के लोग थे, कई तरह के कार्य किया करते थे। ठीक है, विस्तृत कार्य था, मतलब कई सारे लोग थे जो कई तरह के काम करते थे। यानी कि कोई व्यवसाय का कोई एक माध्यम नहीं था, कई सारे व्यवसाय हुआ करते थे। जैसे कि मैंने देखा, कोई कृषि कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई उद्योग कर रहा है, तो इस तरीके से सामाजिक विभिन्नताएं भी उसी माध्यम से था। और अमीर और गरीब का फासला समाज में भी बिल्कुल विस्तृत रूप से बना हुआ था। ठीक है, जो प्रमाण हमें उसके रहन सहन से और उसके वेशभूषे से हमें पता चलता है वो समाज में गरीब और अमीर का फासला बना हुआ था। ठीक है, अब आता है धार्मिक विश्वास की तरफ। देखिए, धार्मिक विश्वास कौन कौन से थे? यहाँ के लोग जो थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, और अभी तक हमें प्रकृति की पूजा करने का श्रेय इनसे मिलता है। ठीक है, जो हमें मिलता है कि यहाँ की जो पिक्चर हमें मिलती है, यहाँ की जो हमें आभूषणें मिलती हैं, ठीक है, इनसे हमें पता चलता है कि ये लोग प्रकृति पूजा है। मातृ देव की पूजा हमें कई जगहों पे मूर्तियां मिलती है, महिलाओं की मूर्तियां मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि मातृ देव की पूजा करते हैं। हमें लिंग और योनियों की भी योनियां मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग लिंग और योनियों की भी पूजा करते हैं। और हमें आदि शिव की मूर्ति मिलती है, और ये जो शिव है, ये देख सकते हैं आप, इस तरह के हमें शिव की मूर्ति मिलती है। यानी कि शिव जो है इस टाइम पे पूजनीय थे। ठीक है, और जो आर्यंस थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शिव को ही, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के जो जितने भी हमारे पास सभ्यताएं मिलती है उसमें केवल और केवल शिव को ही प्राथमिकता दी है और शिव को ही हिंदू धर्म में मान्यता मिली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, लिपि बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कभी पढ़ी ही नहीं गई। अगर कभी पढ़ी ही नहीं गई तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी लिपियां किस तरीके से, इस तरीके से देखिए, हमें चिन्ह मिलते हैं इनकी लिपियों में, आकृतियां देखने को मिलती है। इसी कारण से इस लिपियों को कभी आज तक पढ़ा ही नहीं गया और समझा ही नहीं जा पाया कि ये कहना क्या चाहते थे। ठीक है, लेकिन हमने जो अब चीजें मिली है उसके माध्यम से हमने इनके इतिहास के बारे में काफी कुछ समझ प्राप्त कर ली है। ठीक है, अब हमें चलते हैं इसके पतन के बारे में। देखिए, सभ्यता कितनी विकसित है। यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह का स्तर मिलता है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की व्यवस्थाएं चल रही है, लेकिन फिर भी इनका डाउनफॉल तो होना ही था। तो क्योंकि दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, तो इनका स्थिर भी रहना संभव नहीं था। इनका डाउनफॉल किस कारण से हुआ, इनका पतन किस कारण से हुआ? देखिए, इसके पतन के जो कई सारे जो इतिहासकार थे वो कई तरह की बातें बताते हैं। जैसे कि पहला बताते हैं भूकंप में, दूसरा बताते हैं बांध में, तीसरा बताते हैं नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण, चौथा बताते हैं आर्यों के आक्रमण के कारण। तो भूकंप जो रहता है, भूकंप मतलब इनकी जो जहां पे जिस जगह पे स्थित है ये पूरी सभ्यता भूकंप के कारण खत्म हो गई, या फिर भूकंप के कारण नदियों ने क्या किया, अपना मार्ग बदल लिया, जिसके कारण क्या हुआ, बाढ़ आ गया। बाढ़ से कई सारी सभ्यताएं जो थी आपस में निपट गई, और आर्यों के आक्रमण का भी प्रमाण हमें देखने को मिलता है, इस तरह का इतिहासकार कहते हैं। लेकिन इसमें से कोई प्रमाण ऐसा है ही नहीं जो इस बात को साबित कर दे कि इसी के कारण हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि अगर भूकंप के माध्यम से बताएं तो हड़प्पा सभ्यता के कई ऐसे स्तर हैं जो भूकंप एरिया से काफी दूर हैं। अगर हम बांध की बात करें तो बांध जो है वो सिर्फ एकमात्र कारण नहीं हो सकता, क्योंकि कई हड़प्पा सभ्यता है जो नदी किनारों से काफी दूर है, वहां पर बाढ़ आने की कोई संभावना नहीं है। जैसे अगर नदी मार्ग में परिवर्तन हुआ होगा तो चलो कुछ सभ्यताएं खत्म हो गई होंगी, लेकिन कुछ तो बची होंगी, तो इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिलता। और जहां तक आर्यों के आक्रमण का सवाल है कि आर्यों के आक्रमण के कारण इनका सभ्यता खत्म हो गया होगा, तो हमें कहीं पे भी भारी भरकम नरसंहार का सबूत नहीं मिलता है। इसीलिए हम ये कह नहीं सकते कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किसी एक कारण से या फिर किसी एक तरीके से हुआ होगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हम इसको खत्म करना चाहेंगे। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम इसको यहीं पे रोकना चाहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।